तुम वीर सावरकर की औलाद हो, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हो। हम तो शहीद आजम भगत सिंह की औलादे हैं। हम माफी नहीं, फंदे को चूमते हुए फांसी पर लटक जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। ये औलाद शब्द है, थोड़ा सा मुझे सुनने में बड़ा ही कर्कश टाइप लगता है, लेकिन ये औलादे और वीर सावरकर वर्सेस की लड़ाई कैसी हुई, अरविंद केजरीवाल को कैसे उपराज्यपाल ने फंसा दिया, मनीष सिसोदिया का जेल के अंदर जाएंगे, पूरी कहानी को मैं कंबाइन करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सिंगापुर दौरे वाली जो फाइल है उसको वापस करते हुए कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री को सिंगापुर समिट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह मेयरों वाले की कॉन्फ्रेंस है और एक मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो, यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं है। और अब एलजी साहब की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश। अरविंद केजरीवाल को एलजी से उम्मीदें कुछ ऐसी हो गई हैं रेगिस्तान में हरियाली वाली। अब एक पूरी कहानी क्या है, एक्साइज पॉलिसी वाली बताता हूं मैं आपको। देखिए, एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में एलजी ने सीबीआई से नई एक्साइज जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने उसके नई टेंडर के तहत जो प्रोसेसेस उन्होंने जो की थे उसको जांच के दायरे में लाना चाहते हैं। अभी आखिर कौन सी पॉलिसी है? दिल्ली की आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 क्या है? देखो, नई जो पॉलिसी है उसके जरिए दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने का जो अनुभव है उसको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटल के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की साफ तौर पे छूट दी गई थी। वह छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक लगी थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। ये नई आबकारी नीति पर थी। अब इसमें आपत्ति और बवाल क्या है, ये समझ लीजिए। आपत्ति में पहली बात यह है कि नई नीति से दिल्ली को 32 जोन में बांट सकती है। इसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाजत दी जा सकती है और यह एकाधिकार को बढ़ावा देगी, मोनोपोली को देगी। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि जो नई पॉलिसी है आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने करप्शन किया है, जबरदस्त वाला। दिल्ली में शराब की कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर के ऑफर लगातार दिए जा रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन हो गया है। ऐसा काम तो नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रही है, ठीक है। अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक कीमत के बारे में पता है, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ नहीं है उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी। अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है ना, वो वीर सावरकर वर्सेस शहीद भगत सिंह की लड़ाई होती जा रही है। पहले ना आपको बेसिक्स ये बात समझनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल क्यों हो जाता है बार बार। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकारों के बीच होने वाली लड़ाइयां की बड़ी वजह को बड़ी तस्वीर में आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली एक राज्य तो है, इसलिए यहां पर विधानसभा भी है जहां हर 5 साल में एक चुनी हुई सरकार बनती है। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है और यही सारी समस्या है। यही कारण है कि सियासी भाषा में अब इसे एक दिव्यांग राज्य कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली के लोगों द्वारा चुने गए 70 विधायकों वाले इस सरकार के पास अधिकार में ना तो पुलिस है, जब पुलिस नहीं तो कानून व्यवस्था क्या इनके पास होगी, और ना ही यहाँ की जमीनों पर कोई उसका हक है। ये तीनों ही मामले केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार में इलेक्टेड मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल यानी कि एलजी साहब को माना जाता है। अब एलजी साहब अगर फाइल बढ़ाएंगे तो चलेगी बात, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बात वहीं रुक जाएगी। संविधान से मिलने वाले अधिकारों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार चाहे जो कर सकती है, लेकिन असली कमान तो साहब एलजी के हाथ में होती है। चाहे तो सरकार का फैसला पलट दे, चाहे तो मुख्यमंत्री को विदेश जाने की इजाजत ना भी दे। सिंगापुर इज द केस। और अगर कोई रिपोर्ट सामने हो तो उसके आधार पर किसी मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच करने की सिफारिश कर दे। अगर आसान भाषा में अगर मैं कह दूं तो दिल्ली सरकार एक तरह से केंद्र सरकार के काबू में है, क्योंकि हर वक्त तो केंद्र जांच एजेंसी की जांच पिंजरे की तलवार उस पर लटकी रहती है। अब यह कहा जाता है कि एलजी वही करते हैं जो केंद्र सरकार कह देती है, और जो केंद्र सरकार कहेगी वही अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। केंद्र ने अपने म्यान में रखी उस तलवार को अब बाहर निकाल दिया है, जिसके बहाने अब वीर सावरकर और शहीद आजम भगत सिंह की तुलना करते हुए शब्दों के ऐसे तीर जलाए जा रहे, सुनने में भी कर्कश लगते हैं। भाई मुझे तो लगते हैं, आपको लगे ना लगे मुझे पता नहीं। जो हमारी राजनीति के गिरते हुए स्तर का एक्सक्लूसिव आपको उदाहरण देते हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार, जो कि अब नई आबकारी नीति लेकर आई है, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, उसमें कई सारी खामियां होने के आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है।
इसमें कैसे और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच तो अभी सीबीआई को करनी है, जिसकी सिफारिश किसने की है? दिल्ली के उपराज्यपाल। अब उपराज्यपाल कौन है? केंद्र सरकार द्वारा लाए जाते हैं, मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकत रखते हैं। जाहिर है केंद्र इस सिफारिश को मानने और इसे मंजूरी देने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। अब जो आंख के लपेटे और थपेड़े हैं ना, वो मनीष सिसोदिया पर आएंगे, क्योंकि वित्त और शिक्षा के अलावा आबकारी विभाग के मुखिया भी तो वही है। अब अरविंद केजरीवाल को साफ पता चल गया कि भैया ये तो हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखो, सस्ती शराब के चलते निशाने पर अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस बात की भनक लग चुकी है कि अब केंद्र सिसोदिया साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इससे पहले किसको गिरफ्तार किया गया? बताइए नाम, बताइए, पॉज कीजिए, बताइए। लिहाजा इसको सुनकर के मोदी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने खोल दिया है। अब उनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों के मामले में पहले ही ईडी के न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के हमलावर होने की एक और सबसे बड़ी वजह यह भी बन जाती है जिस पर उसे दिल्ली की महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है। दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति में शराब बेचने का जो एक प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उसके लिए जो कार्टेल बनाया गया है, उसके चलते कई ठेकेदारों ने मूल कीमत से आधी कीमत पर शराब बेचना शुरू कर दिया। यानी कि एक बोतल खरीदने पर लगभग आपको एक बोतल मुफ्त से मिल जा रही है। यह अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बिल्कुल उलट है जो उसकी विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई शराब मुक्त दिल्ली बनाने आए थे, लेकिन यहाँ तो शराब युक्त बना के चल जा रहे हैं साहब। क्योंकि सस्ते मिलने के कारण लोग इसका बहुत ज्यादा अधिक क्षमता के साथ शराब को पी रहे हैं और उस अनुपात में आपसी झगड़े हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, वारदात बेहताशा बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ों में आते जा रहे हैं। एक चिंता का सबब एज अ सोसाइटी आपको भी देखना चाहिए। अब ये कंप्लीटली बैन तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है वो मैंने बिहार वाली में समझाया है। एलजी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगियों का बचाव करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि वे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। भारत में एक नई व्यवस्था है, वो तय करते हैं कि किसको जेल में भेजना है और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ एक फर्जी मामला बना दिया जाता है। और ये जो मामला है बिल्कुल पूर्ण रूप से फर्जी है। ये मेरा शब्द नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने इसके लिए उप राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अपने पीछे लगी भगत सिंह और अंबेडकर जी की जो तस्वीरों को दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना वीडियो जिस तरीके से रिकॉर्ड किया है, उसमें उस अंदाजे में हमें दिखता है कि बीजेपी पर वार किया है। वह इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने के लिए संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम भगत सिंह की औलाद हैं और भगत सिंह को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से साफ तौर पर मना कर दिया था और फांसी को चूमते हुए लटक गए थे। हमें जेल और फांसी के फंदे से डर नहीं लगता साहब। हम कई बार जेल होकर के आए हैं, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन हम आपसे डरेंगे नहीं। यह अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था। दोस्तों, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मौसम सुहाना हो चुका है, अब मैं इसको एंजॉय करता हूं। फिलहाल इस राजनीति को आप भी एंजॉय करते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। क्या मौसम है यार।